लास्ट वीडियो में आपको कॉची थ्योरम कराई गई थी। कॉची थ्योरम ने कहा था कि अगर कोई क्लोज कर्व है और उस क्लोज कर्व में कोई मल्टीपल पॉइंट नहीं होना चाहिए, अगर उसके अंदर फंक्शन और उसकी बाउंड्री पर फंक्शन अगर आपका एफ एनालिटिक है तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी के बेस पर अब आर्टिकल 5.12 है एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब कॉची थ्योरम का विस्तार करने वाले हैं जब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हो। अब देखिएगा स्टेटमेंट, लेट्स सीज द क्लोज्ड कर्व एंड C1 C2 C3 dot dot the other closed curve which lies inside C, and if a function fz is analytic in the region between these curves and continuous on C, then integration C fz dz is equal to integration C1 fz dz plus integration C2 fz dz and so on। अब आपकी थ्योरम जो है वो थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई कर्व है C और उसके अंदर ढेर सारे कर्व C1 C2 C3 डॉट डॉट पड़ रहे हैं और फंक्शन इन सभी कर्व के बीच में एनालिटिक अगर है तो इंटीग्रेशन C fz dz का जो मान होगा वो इंटीग्रेशन C1 fz dz प्लस इंटीग्रेशन C2 fz dz डॉट डॉट के इक्वल होगा। अब इस बात को आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिएगा। आप किसी भी डिजाइन का ये कर्व बना देते हैं, मान लीजिएगा आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। इस डिजाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई से भी डिजाइन का कर्व आप बना दीजिएगा, सही है। कोई से भी डिजाइन का कर्व बना दीजिएगा। ये जो कर्व है ये ओरिजिनल कर्व C है। और एक बात और देखिएगा, वेयर इंटीग्रल इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग ईच कर्व। यहाँ पर ये ध्यान रखना है किसी भी कर्व पर जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो उस इंटीग्रेशन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज कहीं भी इंटीग्रेशन की डायरेक्शन हो जाएगी तो वहाँ पर माइनस साइन जो है वो अटैच्ड होगा। आगे के आर्टिकल में भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब इंटीग्रेशन का रास्ता तय करने जाएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, मान लीजिएगा ये कर्व है, थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ मैं, नीचे का हिस्सा थोड़ा वीडियो में नहीं दिख रहा है, इस तरह से बना देता हूं मैं। कुछ भी बना दो जो मर्जी है, आड़ा तिरछा उल्टा सीधा, अमीबा का चित्र बना दिया समझ लो। ये जो कर्व है आपका ये ओरिजिनल कर्व C है, ये क्लोज कर्व है, ठीक है। और इसके अंदर जो है और कर्व में C1 C2 C3 करके बना देता हूं। जैसे मान लीजिएगा एक कर्व ये बना देता हूं मैं, ये C1 हो गया, ठीक है ना, ये C1 हो गया। दूसरा कर्व में एक इसके रूप में बना देता हूं, ये मान लीजिएगा कर्व C2 हो गया, ठीक है। मतलब कुछ भी बना दे, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो मर्जी आपकी वो डायग्राम बना सकते हैं। और तीसरा कर्व एक और बना देता हूं मैं, ये C3 हो गया। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर इस C के लिए आप फंक्शन fz का एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी, ये जितने भी अंदर कर्व पड़ रहे होंगे उन पर लिए गए इंटीग्रेशन को अगर आप सम कर देंगे तो इनकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अंदर जितने भी कर्व पड़ रहे होंगे उन पर जाकर के इंटीग्रेशन करके प्लस कर दीजिएगा और बाहर वाले कर्व का C पर जाकर के इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शर्त है कि आपका जो फंक्शन है इन कर्व के बीच में हर बिंदु पर एनालिटिक होना चाहिए। और साथ में शर्त दी गई है कि इंटीग्रेशन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब देखिएगा ये C का रास्ता है, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये C का रास्ता है। अब C1 का रास्ता देखिएगा एंटी क्लॉक, C2 का रास्ता देखिएगा एंटी क्लॉक, C3 का रास्ता देखिएगा एंटी क्लॉक। अब यहाँ पर देखिएगा जितने भी कर्व हैं सब पर मैंने जो पाथ चुना है वो सारे के सारे पाथ जो है मेरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए गए। तो हमारा जो कॉची थ्योरम का मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बाहर वाले कर्व पर इंटीग्रेशन कर लो या अंदर वाले जितने भी कर्व है सब पर इंटीग्रेशन की वैल्यू का टोटल कर लो, उन वैल्यू पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बाहर वाले कर्व C को अंदर वाले कर्व से ज्वाइन कर रहे हैं। जो बाहर वाले कर्व हैं उन कर्व को
अंदर वाले कर्व से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए एक छोटा कट बना रहे हैं, मतलब एक सुरंग बना रहे हैं। कट थोड़ी सी जगह छोड़ करके बनाएंगे, एक थोड़ा सा सुरंग बना देते हैं। ये देखिएगा, ये एक छोटा सा, इसे क्रॉस कट बोलते हैं, इसे क्रॉस कट बोलते हैं। ये मैंने क्रॉस कट मारा है, ये ए बी है, ये क्रॉस कट मेरा ए बी हो गया। अब देखिएगा यहां आता हूं मैं, ये मान लीजिए क्रॉस कट पी क्यू है, ये क्रॉस कट मेरा पी क्यू है। अब मैं यहां आता हूं, अब ये मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा क्रॉस कट आर एस है। तो यानी कि बाहर वाले कर्व को अंदर वाले कर्व से ज्वाइन किया गया है, लेकिन उन्हें ज्वाइन करने के लिए क्रॉस कट का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इस पर आपको बाउंड्री पर कैसे चलना है देखिएगा। जैसे यहाँ पर बाउंड्री पर आप सी पर चलेंगे तो आप बिंदु ए पर आएंगे, उसके बाद आप इधर चलेंगे, उसके बाद सी पर चलेंगे आप, यहाँ क्रॉस कट हो जाएंगे। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सबकी। यहाँ मैंने थोड़ी सी डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर डायग्राम में जो वैल्यू है, मेरे रास्ते जो है वो गलत हो गए हैं, मैं इसे सुधार देता हूँ। अब हम ऐसे चलेंगे, यहाँ कर्व सी पर आएंगे एंटी क्लॉक, उसके बाद हम यहाँ अंदर की तरफ चलेंगे। अब ये एरो हमारे इधर हो जाएगा, फिर एरो इधर हो जाएगा, फिर एरो इधर हो जाएगा, फिर हम ए पर वापस आएंगे, फिर हम ऐसे चलेंगे। तो जो बाहर वाले कर्व हैं उन पर तो आप एंटी क्लॉक चलेंगे, और नीचे वाले कर्व जो है, बाहर वाले जो कर्व है उस पर तो आप, बाहर वाला जो कर्व सी है उस पर तो आप एंटी क्लॉक चलेंगे। जो अंदर वाले कर्व हैं उन पर क्लॉक चलेंगे। तो जिन पर आप क्लॉक चलेंगे उन पर मैं माइनस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। एंटी क्लॉक जहां चल रहे होंगे वहां पॉजिटिव साइन लेना है, और जहां क्लॉक चल रहे होंगे वहां निगेटिव साइन लेना है। आप देखिएगा, यहाँ से इस रास्ते से चलता हूँ मैं, पी पर आ जाता हूँ, ये यहाँ आ जाता हूँ, ये डायरेक्शन में चेंज करनी शुरू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्यू पर आ जाता हूँ, क्यू से मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं पी पर आता हूँ, अब मैं ये रास्ता अपना लेता हूँ। अब मैं यहाँ से आर से एस की तरफ अंदर जाता हूँ, ये एरो में पलट देता हूँ, फिर मैं इधर से घूमता हुआ एस पर आता हूँ, एस से मैं बाहर की तरफ आता हूँ, और इस तरह से मैं घूम जाता हूँ। तो असल में मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है लिमिट तोड़ने वाली, उसके लिए ये ऐसा किया गया है, ये क्रॉस कट बनाए गए हैं। अब आगे की थ्योरी पढ़िएगा। कनेक्ट द कर्व C1, C2, C3 and so on each to curve C by means of narrow cut AB, PQ, RS dot dot। यानी कि जो बाहर वाला कर्व C है उसे अंदर वाले जो कर्व C1, C2, C3 डॉट डॉट हैं उनको कनेक्ट करिएगा, और उनको कनेक्ट करने के लिए कट इस्तेमाल करिएगा। उन कट के नाम ए बी रखा है, पी क्यू रखा है, RS रखा है। ढेर सारे कर्व हो सकते हैं, तो हमने 3 बनाए हैं, तो बाकी चीजें हम डॉट डॉट में डालते चलेंगे। अब ये हो जाता है ये। जब आप ये क्रॉस कट मारते हैं तो देखिएगा जहां जहां एरो आपके डायग्राम में लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जाना है। बाहर वाला जो ओरिजिनल कर्व है उसे मिला लीजिएगा, अंदर वाला जो कर्व है उसे मिला लीजिएगा, और जो क्रॉस कट है उसे मिला लीजिएगा। तो ये एक सिंपल कनेक्टेड रीजन बन जाएगा, सिंपल कनेक्टेड क्लोज्ड रीजन बन जाएगा, जिसका नाम देने वाले हैं गामा। देखिएगा कैसे। आप पहले यहाँ चलते हैं, फिर ए से बी जाते हैं, फिर आप C1 पर घूमते हैं, फिर बी से ए जाते हैं, फिर आप सी पर आते हैं, फिर पी जाते हैं, पी से क्यू जाते हैं, फिर आप C2 पर आते हैं, फिर क्यू से पी जाते हैं, फिर आप सी पर आते हैं, आर पर आ जाते हैं, आर से एस पर जाते हैं, एस से फिर C3 पर जाते हैं, फिर एस पर वापस आ जाते हैं, एस से आर पर आ जाते हैं, और बाहर वाला कर्व आप प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने भी डायग्राम में ये एरो लगे हुए हैं उन रास्ते पर जब आप चलेंगे कि आप ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए, अंदर घूम घाम करके जब आएंगे तो इस कर्व का नाम हम गामा डाल रहे हैं। अब देखिएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्व्स वी गेट द सिंपल क्लोज्ड कर्व से गामा।
यानी कि जो कर्व हमारे पास पहले से ही है और उनमें जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कट जो हमने लगाए हैं, उन्हें अगर हम मिला दें तो हमारा एक सिंपल क्लोज कर्व प्राप्त हो जाता है। सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में थी, थ्योरी भी लिख करके दी थी, जिसमें कि आपका कोई भी मल्टीपल पॉइंट ना हो, यानी कि कोई भी मल्टीपल पॉइंट अगर नहीं होता है तो वो सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है। तो ऐसे केस में जो कर्व बनेगा वो गामा होगा। अब हमारा फंक्शन जो है बीच में जो है किन्हीं भी दो कर्व के बीच में अगर हम जाएंगे तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। तो जो हमारा नया कर्व है गामा, इसके अंदर हमारा फंक्शन हर जगह एनालिटिक होगा। और कॉची थ्योरम ये कहती है कि एनालिटिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। आप देखिएगा एफ इज एनालिटिक विद इन दिस कर्व गामा। इस कर्व के हर बिंदु पर फंक्शन आपका एनालिटिक होगा बाय कॉची थ्योरम। अब कॉची थ्योरम हो जाती है, कॉची थ्योरम जो लग रही है वो गामा वाले कर्व पर लग रही है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब कॉची थ्योरम ने ये कहा था कि कोई अगर आपका फंक्शन किसी कर्व के अंदर और उसकी बाउंड्री पर हर जगह अगर एनालिटिक है तो उस पूरे कर्व के अकॉर्डिंग अब जब क्लोज कर्व पर आप इंटीग्रेशन की वैल्यू लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिएगा, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। गामा है ना, तो गामा जिसको मिला करके बनाया उन रास्तों को तोड़ते चलो आप। अब देखिएगा गामा कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले एक तो बाहर वाला कर्व है सी, इस इंटीग्रेशन का साइन पॉजिटिव है क्योंकि सी पर आप जब भी गए हैं किसी भी एरो को देख लीजिएगा तो आप एंटी क्लॉक चले हैं। उसके बाद देखिएगा C1 FZ DZ C2 FZ DZ है, इनके साथ माइनस लिया गया है क्योंकि आप जब C1 C2 C3 के एरो देखिएगा, जब आप C1 C2 C3 पर चलते हैं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, माइनस लिया गया है। अब यहाँ देखिएगा प्लस का AB इंटीग्रेशन FZ है, प्लस का B है। जब तो कोई आकृति बंद नहीं होती है या स्ट्रेट लाइन होती है तो आप ये नहीं बता सकते कि आप क्लॉक गए थे या एंटी क्लॉक गए थे। तो यहाँ पर पॉजिटिव डाला गया है क्योंकि आप ए से एक बार एक रास्ते पर जब कट में जाते हैं तो एक बार ए से बी जाते हैं और एक बार बी से ए जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो हमने छोटी छोटी टनल बनाई हुई है इनकी जो चौड़ाई है वो नगण्य है, तो यानी कि ए से बी जा रहे हैं फिर लौट करके बी से ए जा रहे हैं। उसी तरह से पी से क्यू पर आ जाते हैं आप, इंटीग्रेशन पी क्यू एफ जेड डी जेड, फिर क्यू से वापस पी चले जाते हैं एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जो है हमने सारे इंटीग्रेशन का सम अगर कर लिया तो हमारा टोटल कर्व का इंटीग्रेशन का सम आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ए बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस बी ए एफ जेड डी जेड। अगर कोई व्यक्ति ए से बी जा रहा है और अगली बार में बी से ए आ रहा है तो उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो उल्टी होंगी, और जब लिमिट इंटरचेंज होती है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस हो जाता है। तो यानी कि इंटीग्रेशन ए बी एफ जेड की वैल्यू और इंटीग्रेशन बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक प्लस होगी एक माइनस होगी, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से पी क्यू और क्यू पी के लिए भी ये नियम लागू होगा, आर एस और एस आर के लिए भी ये नियम लागू होगा। तो जितने भी कट हमने मारे होंगे उन सब के जो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और वो सारे कट जाएंगे। अब आपका सी वाला कर्व बचता है, सी वाला कर्व बचता है आपका एफ जेड डी जेड बचता है, और C1 वाले सारे माइनस के बचते हैं, C1 C2 वाले। अब माइनस वालों को आप उठा करके दूसरी तरफ ले जाइएगा और आपका थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड और प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से आपकी कॉची थ्योरम जो है वो मल्टीपल कनेक्टेड के लिए अप्लाई हो जाती है। अब थोड़ा मैं सामने से हट जाता हूँ जिससे कि आप पूरा क्वेश्चन नोट कर सकें। यहाँ पर वीडियो को आप स्टिल करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इस थ्योरम का मैं पर्टिकुलर केस बता देता हूँ आपको। पर्टिकुलर केस, आगे जब मैं थ्योरम प्रूव करने जाऊंगा तो मुझे पर्टिकुलर केस की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल कनेक्टेड की मुझे जरूरत पड़ेगी। पर्टिकुलर केस में आप ये समझिएगा, ये आपका कर्व सी है, इसके अंदर एक कर्व है जिसका नाम C1 है, जिसका नाम जो है वो C1 है। ये आप C1 कर्व है। अब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिएगा इसका कट का नाम AB है तो C चलते हैं, A से B जाते हैं, फिर C1 पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद B से A जाते हैं, फिर घूम करके यहाँ जाते हैं। ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वैन कर्व C1 lies within when curve C1 when C1 only lie within
कर्व सी तब आप ऐसे कर देंगे इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड डी जेड। ये पर्टिकुलर केस हो जाता है। तो यानी कि एक बंद कर्व के अंदर अगर दूसरा बंद कर्व पड़ता है और दोनों के बीच में अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आपकी थ्योरम ये कहती है कि बाहर वाले कर्व पर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, अंदर वाले कर्व पर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों मान आपके सदैव समान रहेंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों कर्व के बीच में आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। अब देखिएगा आर्टिकल 5.15 है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये 2014 में आया था, 2016 के इंप्रूवमेंट पे आया था, 2017 में आया था। अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जैसे कॉशी थ्योरम तो आपकी हो चुकी है, मल्टीपल कनेक्टेड के लिए भी हो चुकी है। अब अगर कोई आपका सिंपल क्लोज कर्व है, उसके अंदर कोई पॉइंट अगर दिया गया है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, इसके लिए ये फार्मूला बनाया गया है। अब देखिएगा, if fz is analytic within and on closed contour C and A is any point within it, then f is equal to 1/2 pi I integration C fz dz। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मेरा डिनोमिनेटर रह गया है fz अपॉन z माइनस a dz। यहाँ पर देख लीजिएगा, अब हमसे ये थ्योरम ये कह रही है कि कोई फंक्शन fz अगर जो है वो किसी सिंपल क्लोज कर्व के अंदर एनालिटिक है और a उसके अंदर कोई बिंदु पड़ता है तो a पर जब फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो होगी 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c fz dz अपॉन z माइनस a होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉशी थ्योरम है उसमें इंटीग्रेशन fz है और जबकि यहाँ fz के अपॉन में z माइनस a बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, fz के अपॉन में z माइनस a बना हुआ है, तो जब z माइनस a अगर a बिंदु पर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, यानी कि वैल्यू अनंत बन जाएगी, यानी कि फंक्शन आपका जो fz अपॉन z माइनस fz तो एनालिटिक है परंतु fz अपॉन z माइनस a जो है वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना। अब इसका जो प्रूफ करेंगे, जो अभी पर्टिकुलर केस बताया था मल्टीपल कनेक्टेड थ्योरम का, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिएगा प्रूफ में, ये आपका किसी भी डिजाइन का कोई कर्व हो सकता है। ये ओरिजिनल कर्व सी है, ये ओरिजिनल कर्व सी बना दिया है, किसी भी डिजाइन का कर्व बना दीजिए। इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। अब इसके अंदर का मुझे कोई बिंदु स्मॉल ले लेना है, ये कोई पॉइंट मैं ए लेने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये मैं ए लेने जा रहा हूं। अब क्या है, जब एफ जेड के अपॉन में जेड माइनस ए में डालूंगा तो ए रखने पर जो है मेरा बटे में 0, यानी कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी और मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और जब मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो मैं कॉशी थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ। कॉशी थ्योरम लगाने के लिए मुझे एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें हर प्रत्येक बिंदु पर मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। अब आपको ए से बचना है, ए से बचना है। ए को सेंटर मान करके, ए को सेंटर मान करके और कुछ त्रिज्या मान करके एक सर्किल बना लीजिएगा। सर्किल इसलिए बना लीजिएगा क्योंकि सर्किल पर इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है, सर्किल हमारा सबसे आसान तरीका होता है। ए को सेंटर मानते हैं और एक सर्किल बनाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, सर्किल आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं लेकिन सर्किल का कोई भी हिस्सा कर्व सी के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये ए है, ये सर्किल मान लेते हैं हम। इस सर्किल की कुछ रेडियस हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा ये सेंटर हो गया है मेरा ये ए, और ये अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ तो ये मेरे सर्किल की रेडियस है रो, और इस सर्किल का नाम है गामा, और डायरेक्शन देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज आप रख लेंगे। डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज रख लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अगर कहीं भी डायरेक्शन आपकी क्लॉक बन जाएगी तो वहां पर मुझे इंटीग्रेशन से पहले एक माइनस साइन जो है अटैच करना होगा। तो अब मैं ए को सेंटर मान करके जेड इक्वल टू ए को सेंटर मान करके रो रेडियस लेकर के सर्किल गामा बनाता हूँ। और इस सर्किल के अंदर खास बात है कि सर्किल पूरा बाउंड्री सी के अंदर होना चाहिए। तो जब आप एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए को लेकर के जाएंगे और इन दोनों कर्व के बीच में रहेंगे, ध्यान रखना इन दोनों कर्व के बीच में रहेंगे तो इन दोनों कर्व के बीच में कहीं भी ए पॉइंट नहीं पड़ेगा। फंक्शन एफ जेड तो आपका पहले से एनालिटिक है, जेड माइनस ए एक पॉलिनोमियल है, वो भी हर बिंदु पर एनालिटिक होगा, तो रेशनल फंक्शन जो है वो भी एनालिटिक हो जाएगा। और आपको अधिकार होगा कि दोनों कर्व के बीच में आप जो है कॉशी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर केस जो अभी बताया गया था मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की।
थ्योरी लिख लेते हैं। लेट z इक्वल टू a इज ए पॉइंट within simple closed कर्व C। सिंपल क्लोज कर्व C के अंदर एक पॉइंट लिया गया है। अब सर्किल के लिए इस सर्किल गामा के बारे में बात कर लीजिएगा। describe a circle gamma of radius rho and having center at z equal to a which lies entirely within C। और जो पूरा का पूरा C के अंदर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। C के बाहर आपको जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरी जो थ्योरम लगेगी वो दोनों कर्व के बीच में लगेगी। अब ये आ जाते हैं। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को देख लीजिएगा। इसके लिए क्वेश्चन करना है। लेट अब एक नया फंक्शन मानिएगा फाइव जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब एक नया फंक्शन मान लीजिएगा फाइव जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। आप देखिएगा दोनों कर्व के बीच में जो गामा वाला कर्व है और बाहर वाला कर्व सी है, इनके बीच में आपका फंक्शन को कहीं कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ए वाले पॉइंट से आप छुटकारा पा चुके हैं। ए वाला पॉइंट सर्किल के अंदर रह गया, सर्किल के अंदर आपको जाना नहीं है, आपको रहना सिर्फ दोनों कर्व के बीच में। अब आपका ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा। एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक within the region within the region between C and gamma। C और गामा जो है दोनों, उनके बीच का जो रीजन पड़ेगा उसमें जो आपका फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। अब कॉची थ्योरम लगा देते हैं। बाय कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए आप कॉची थ्योरम लगाने वाले हैं। अब कॉची थ्योरम आपको ये कहती है कि बाहर वाले कर्व पर इंटीग्रेशन करो या अंदर वाले कर्व पर इंटीग्रेशन करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी फाइव जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा फाइव जेड डी जेड। अब फाइव जेड की वैल्यू डाल दीजिएगा। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब देखिएगा धीरे धीरे हम आंसर की तैयारी करेंगे। जो राइट हैंड वाली टर्म है उसमें एफ ई वाली टर्म जो है एक माइनस और एक प्लस डाल दीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा एक टर्म को। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। जो लास्ट वाली टर्म में देखिएगा वो प्लस भी करी गई है और माइनस भी करी गई है यहाँ पर। अब ये टर्म हमने प्लस माइनस कर दी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जो वैल्यू लेने जा रहे हैं, वैल्यू लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक एफ जेड माइनस एफ ए भी है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई होगी और मोड लगाया जाएगा यहाँ पर। अब ये लेते हैं। अब गामा जो है वो सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन आपको पता है, तो आप इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की जो वैल्यू है वो ये वाली बन जाएगी, जिसमें एफ ए और अपॉन में 2 पाई आई पड़ा हुआ है। अब ऐसे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल गामा इज मोड जेड माइनस ए इक्वल टू रो। अब सर्किल की मैंने सर्किल गामा की इक्वेशन लिख ली है, सेंटर ए है तो मोड जेड माइनस ए इक्वल टू रो हो जाएगा। इसको इम्प्लाइज जेड माइनस ए इक्वल टू रो ई की पावर आई थीटा, जेड इक्वल टू ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा। अब आज का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी जेड इक्वल टू ये हो जाएगा रो आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर डी जेड वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है, एफ जेड वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आप सबसे इक्वेशन नंबर 1 में जो सबसे लास्ट टर्म है उसे लेकर के आइएगा, जिसका कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस वाली टर्म को।
तो आपका हो जाता है इंटीग्रेशन एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू एफ ए आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप जेड के सापेक्ष कर रहे हैं और ए कोई आपका गिवन पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट होगा, तो ये तो वेरिएबल है नहीं, इंटीग्रेशन जेड में कर रहा है तो ए कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, एफ ए बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन डी जेड की वैल्यू आई रो ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाती है और जेड माइनस रो की वैल्यू रो ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाती है। और पूरे सर्किल पर इंटीग्रेशन करना है ना, पूरा सर्किल जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो लिमिट आपकी 0 से 2 पाई हो जाएगी। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, रो कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई आ जाती है, इंटीग्रेशन से 2 पाई आ जाता है, तो 2 पाई आई एफ ए। अब देखिएगा इंटीग्रेशन गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की जो वैल्यू है वो 2 पाई आई एफ ए आ चुकी है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, छोटे इक्वेशन पर, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और प्लस 2 पाई आई एफ ए। ये वैल्यू आप डाल दीजिएगा 2 पाई आई एफ ए की। अब देखिएगा पूरे कॉम्प्लेक्स में और पूरे रियल एनालिसिस में जब हमें किसी भी वैल्यू को जीरो करना होता है, किसी वैल्यू को जीरो करना होता है तो हम उसका मोड लेते हैं और राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन बनाते हैं। जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगती है तो वो एप्सिलॉन और डेल्टा वाली लगती है, जो सबसे शुरू में बताई गई थी। एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन आपकी लगती है। जब एप्सिलॉन बचता होता है तो एप्सिलॉन की सबसे लास्ट में शर्त लगा दी जाती है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लेकिन मोड 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो वैल्यू 0 में चली जाती है और हमारा मतलब जो है वो पूरा हो जाता है। अब जो आंसर है, अब इस वाली टर्म का आंसर ये वाला है, इन दोनों को उठा करके एक साइड ले आइएगा, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आई एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब दोनों तरफ का आप मॉडुलस ले लीजिएगा, टेकिंग मॉडुलस मोड इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आई एफ ए इक्वल टू मोड इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी धीरे धीरे जब हम थ्योरम के लास्ट तक पहुंच जाएंगे, चैप्टर के लास्ट तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे थ्योरम होती रहेगी तो आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये आंसर है जो मुझे प्रूव करना है, तो जितना भी आंसर है वो सब एक साथ उठा लीजिएगा और कोड लगा दीजिएगा। अब राइट हैंड साइड की जो कैलकुलेशन है, राइट हैंड साइड की जो कैलकुलेशन है वो तब तक आप करते रहेंगे जब तक कि राइट हैंड साइड में 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर मेरी कंटिन्यूटी मेरी मदद करेगी। अब मोड अंदर जाएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मोड अगर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड है और आप मोड ले रहे हैं तो लेस देन इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन मोड एफ जेड मोड डी जेड। यह ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन जो है वो समेशन से बना है और जब प्लस में कोई मोड अंदर जाता है, जैसे मोड Z1 प्लस Z2 है, जैसे पहले ही प्रॉपर्टी में बताया था, ये 11वीं क्लास की प्रॉपर्टी है। मोड Z1 प्लस Z2 अगर आप कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस Z2 होगा। तो जिस प्रकार से प्लस में मोड जब अंदर की तरफ जाता है तो साइन लेस देन इक्वल लग जाता है, तो उसी तरह से अगर मॉडुलस के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मोड को अंदर ले जाएं तो आप हमेशा जो साइन यूज करेंगे वो लेस देन इक्वल यूज करेंगे। अब मैं इस मोड को अंदर ले जाने वाला हूँ, साइन पे चेंज कर दूंगा, मॉडुलस इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और माइनस 2 पाई आई एफ ए, और यहाँ लेस देन इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ गामा है, यहाँ हो जाता है मोड एफ जेड माइनस एफ ए और नीचे हो जाता है मोड जेड माइनस ए और यहाँ हो जाता है मोड डी जेड। ये वैल्यू हो जाती है। अब देखिएगा मैं इनकी वैल्यू रखने वाला हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। मोड एफ जेड माइनस एफ ए जो है ये वैल्यू मेरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से आएगी, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब धीरे धीरे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी आपको जो है वो याद होनी शुरू होनी चाहिए। अब यहाँ पर यह है सिंस
एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी is to implies fz is differentiable within C is to implies fz is continuous within C। एनालिटिक की डेफिनेशन कहती है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो मेरा जो फंक्शन एफ जेड है वो हर बिंदु पर कंटिन्यूस है। मैं ए पर जाकर के कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, is to implies fz is continuous at z is equal to a। तो मेरा फंक्शन है वो z is equal to a पर कंटिन्यूस है। तो मैं एप्सिलॉन डेल्टा लेने वाला हूँ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mode fz minus fa less than epsilon for mode z minus a less than delta। इस डेफिनेशन तो इन दो लाइनों को तो आप बिना सोचे समझे याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ये तो जाने कितनी बार लगनी है, बल्कि कॉम्प्लेक्स में जो है, कॉम्प्लेक्स में ये लाइन तो कम से कम 10-15 बार लिखी जाएगी, लेकिन जब आप रियल एनालिसिस पढ़ने जाएंगे ना तो ये लाइन कम से कम 100 बार लिखनी होगी। अब यही डेफिनेशन आपकी काम करेगी यहाँ पर। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड fz माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन फॉर z माइनस a लेस देन डेल्टा। यानी कि डेफिनेशन लगाने का मुझे अधिकार तो है। मोड fz माइनस fa की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी है, लेकिन शर्त लगी हुई आके फॉर मोड z माइनस a लेस देन डेल्टा। तो मोड z माइनस a जो है वो डेल्टा से अगर छोटा होगा तब ये डेफिनेशन का पालन होगा, वरना इस डेफिनेशन का पालन नहीं हो सकता। अब देखिएगा जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में जो इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है मोड fz माइनस fa पड़ा हुआ है, उसमें बाहर जो इंटीग्रेशन लगाओ उस इंटीग्रेशन के नीचे गामा लिखा हुआ है। यानी कि आप जो इंटीग्रेशन की वैल्यू कर रहे हैं वो गामा नाम के सर्किल पर कर रहे हैं। तो अब आपको देखना यह है कि वो गामा वाला जो सर्किल है उसके अंदर ये डेफिनेशन लगेगी या नहीं लगेगी। जो गामा वाला सर्किल है उस गामा वाले सर्किल की जो आपने इक्वेशन अभी पीछे लिखी थी वो लिखी थी मोड z माइनस a इक्वल टू रो। तो ये वाली डेफिनेशन उस सर्किल के अंदर जाकर के पालन हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मोड z माइनस a की वैल्यू जो सर्किल गामा के लिए आपने रो लिख रखी है उस रो की वैल्यू डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू डेल्टा से छोटी नहीं होगी तो आप डेफिनेशन लगाने का कोई अधिकार नहीं हो सकते। जो सर्किल गामा था, सर्किल गामा थ्योरम के स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया गया था। सर्किल गामा लेने वाले हम थे। उसकी रेडियस, हाँ ए जो पॉइंट था वो सेंटर था, वो दिया था, उसे हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे जो सेंटर मान करके जो हमने रेडियस बनाई थी रो और उसे सर्किल गामा लिया था, वो रेडियस चुनने वाले हम हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर फॉलो करना है तो आप एक बात कहिएगा यहाँ पर, रो स्वेच्छ है, यानी कि रो आर्बिटरी है, और आर्बिटरी वो होता है जो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हम रो के साथ कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो अब हम सर्किल गामा में जाकर के उसकी बाउंड्री पर जाकर के हम मोड fz माइनस fa को जो है एप्सिलॉन से छोटा डाल सकते हैं। अब ऐसे ले लेते हैं, सिंस रो इज आर्बिट्री, रो आर्बिटरी है, स्वेच्छ है, एंड वी टेक रो लेस देन डेल्टा, और जो है रो हम डेल्टा से छोटा लेते हैं, देन मोड z माइनस a इक्वल टू रो लेस देन हो जाएगा डेल्टा से और गामा। और ये काम कब हो रहा है? सर्किल गामा पर हर बिंदु पर ये पालन होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 से आ जाइएगा, बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख लीजिएगा, आपका आंसर आने वाला है। इधर चल रहा था इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई एच एफ ए चल रहा था, और इधर लेस देन इक्वल था। और हाँ देखिएगा यहाँ पर साइन लेस देन इक्वल लगा हुआ है, और यहाँ पर जब डेफिनेशन है तो यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है, तो आप इक्वल छोड़ देंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यू एप्सिलॉन आ जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचता है आपका, आगे बचता है मोड डी जेड अपॉन मोड जेड माइनस ए, और यहाँ नीचे गामा बचा हुआ है। अब गामा की वैल्यू आप वापस रख दीजिएगा यहाँ पर,
अब क्योंकि दोबारा लिख देते हैं गामा एज मोड जेड माइनस एज इक्वल टू रो, जेड माइनस एज इक्वल टू रो ई की पावर आई थीटा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा, डी जेड इज इक्वल टू रो आई ई टू दी पावर आई थीटा, मोड डी जेड इज इक्वल टू रो आ जाएगा और डी थीटा रह गया है, रो डी थीटा आ जाएगा। आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मोड 1 होता है, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। जब उसका मोड लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मोड की जो वैल्यू बनेगी वो सिर्फ रो डी थीटा बनेगी। अब इन सारी वैल्यू को आप उठा करके इसमें इक्वेशन में डाल दीजिएगा, तो आपको हो जाता है मोड इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आई एफ ए लेस देन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 2 पाई आ जाती है। मोड डी जेड की वैल्यू में रो डी थीटा हो जाता है, रो आ जाता है, रो से रो कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आई आ जाएगा। मोड इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आई एफ ए लेस देन आपका आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा डेफिनेशन में एप्सिलॉन आर्बिट्ररी नंबर होता है, उसके साथ एक ही शर्त पालन होती है कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। आप देखिएगा यहाँ पर अगर एप्सिलॉन जो है वो 0 की तरफ अग्रसर होगा, लिमिट एप्सिलॉन की 0 से तरफ अग्रसर होगी तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगा कि मोड की वैल्यू 0 से छोटी है। क्या सिद्ध हो जाएगा? मोड की वैल्यू 0 से छोटी है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 हो चुकी है। लेकिन हम जानते हैं मोड की वैल्यू जो होती है वो नॉन निगेटिव होती है, मोड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मोड या तो 0 होता है या मोड पॉजिटिव होता है। जब RHS इसकी 0 हो जाएगी तो मोड को आप पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती, वो 0 से हमेशा बड़ी होती है। तो हमेशा हम ये केस फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है मोड की वैल्यू पॉजिटिव तो होने की नहीं। डेफिनेशन ये कहती है कि मोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बीच में समझौता कर लो, बीच में बचता है 0, क्योंकि वो ना तो प्लस में काउंट होता है ना माइनस में काउंट होता है। तो हम मोड की वैल्यू को 0 में डाल देते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का ये रियल क्वांटिटी का मोड 0 तभी होता है जब वो क्वांटिटी जो है वो 0 हो। तो यानी कि ये जो मोड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये 0 होनी चाहिए। हम ऐसे लिख लेते हैं as epsilon tends to 0, as epsilon tends to 0, epsilon tends to 0 लिखते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आई एफ ए मोड इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा मोड में मैंने लेस देन लगा दिया है, लेस देन की जगह इक्वल डाला है। गलती से भी यहाँ लेस देन मत लगा देना, क्योंकि जो मोड की वैल्यू है नेगेटिव नहीं होती है, तो आपको 0 पे समझौता करना पड़ता है। अब मोड की वैल्यू अगर 0 है तो ये अंदर वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन सी अपॉन एफ जेड डैश माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका आंसर तैयार हो जाता है एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अभी मैं आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ जो है समझा चुका हूँ, इसका प्रूफ मैंने करा दिया है। कम से कम इसकी 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो रास्ते हैं आपके लिए नए हैं। और इसके बाद ये आर्टिकल जो है ये आपको फिर ये इसके बाद एक कॉल भी मिलेगी, ये कॉल भी आपको करनी है पेज नंबर 163 पर। ये आपका HW है। उसके बाद एक थोड़ी सी थ्योरम है 5.16 HW, ये भी HW है। जो 5.16 थी ये 2017 में आई हुई है, 2017 में आई हुई है। ये जैसे इसी का बड़ा रूप समझ लीजिएगा कॉची इंटीग्रल फार्मूले का। कॉची इंटीग्रल फार्मूले में तो अंदर एक ही कर्व लिया गया था, उसमें 2 कर्व है, हिसाब कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें होमवर्क में दी हैं ये हमारे आर्टिकल का स्पेशल केस है, जिसमें 3-3 लाइन आपको लिखनी है। तो आप ये आसानी ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूले में फ़र्क क्या है। जब इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना होगा कि फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक और कहाँ पर एनालिटिक नहीं है। जब फंक्शन एनालिटिक होगा वहाँ कॉची थ्योरम लगती है, और जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं। अब इन पर बेस्ड अब आगे की थ्योरम मैं बाद में कराऊंगा। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो जो थ्योरम हम पढ़ते रहेंगे उसके बेस पर एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते रहेंगे, जिससे कि हमारी सारी थ्योरम का बर्डन एक साथ ना पड़े। और जब हम साथ में एग्जाम्पल करेंगे तो एप्लीकेशन से हमें ये भी समझ में आ जाएगी थ्योरम हमसे क्या क्या कहना चाह रही है।